Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's class we will discuss about budget 2025. मेजर जो हाइलाइट्स हैं बजट की, जितना हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. रही बेसिक्स की बात, बेसिक्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि बजट के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, बजट का कैसे प्रोसीजर होता है, बजट कैसे पार्लियामेंट के अंदर पास होता है. तो आज की क्लास में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे हाइलाइट्स ऑफ बजट 2025. लेट्स स्टार्ट. आज मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स यूज कर रही हूँ जो मैंने बनाए थे और उन्हीं से हम आज की क्लास को कवर करेंगे. बजट की स्टार्टिंग कैसे हुई? बजट की स्टार्टिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर के इस लाइन से. लाइन क्या थी? अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल. एक देश, एक कंट्री सिर्फ उसकी मिट्टी से नहीं, उसके लोगों से भी होता है. अब इस लाइन से पहले ही जब उन्होंने ये लाइन सुनाई, उससे लग रहा था कि यस, इस बार मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी. अब ये लाइन यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछी जा सकती, लेकिन ये कोट आपके एसए के अंदर आ सकता है या फिर कहीं भी मेंस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो. और ये लाइन किसकी है? ये लाइन है बहुत फेमस तेलुगु पोएट और प्ले राइट की, श्री गुरुराजप्पा राव जी की. बजट का थीम क्या रहा? सबका विकास. एस्पिरेशंस क्या रहे इस बार के बजट के? ये चीजें आप सिर्फ मेंस के अंदर यूज कर सकते हो, इनमें से प्रीलिम्स के अंदर आने के किसी चीज के चांसेस नहीं है. जीरो पॉवर्टी, 100% क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, 100% skilled labor with employment, 70% women in economic activities, farmers making our country the food basket of the world. ये कुछ एस्पिरेशंस रहे जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वो हमारी कंट्री के अंदर फुलफिल हो, जिनसे हमारी कंट्री वर्ल्ड में नंबर 1 बन सके. फोकस एरिया के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 वर्ड्स का यूज किया. पहला था पुअर, गरीब, यूथ के बारे में बात की, फार्मर्स, अन्नदाता के बारे में बात की, और वुमेन, नारी के बारे में बात उन्होंने की. अब बात करते हैं रुपी कम्स फ्रॉम. सरकार के पास फिलहाल के करंट टाइम में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ से सबसे ज्यादा आता है, कहाँ से सबसे कम आता है. सबसे ज्यादा जो हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो आता है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से. कितना? टोटल 24%. सेकेंड नंबर पे अब बात करें तो गवर्नमेंट के पास आता है पैसा इनकम टैक्स से 22%, फिर जीएसटी से 18%, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, फिर नॉन टैक्स रिसीप्ट से 9%, फिर आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, कस्टम से, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से. इस तरह से आपकी गवर्नमेंट के पास अलग अलग जगह से पैसा आता है. और वही गवर्नमेंट का पैसा जाता कहाँ है? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा जाता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट का शेयर होता है टैक्सेस का, वहां पर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पैसा जाता है 22%. फिर इंटरेस्ट की पेमेंट में 20% जाता है. फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जिनके अंदर अगर आप सब्सिडी और डिफेंस को एक्सक्लूड कर दो तो वो वहां पर 16% आपका पैसा जाता है. और अदर एक्सपेंडिचर, डिफेंस, फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. याद रखना, सेंटर सेक्टर स्कीम अलग होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अलग होती है. इन सभी जगहों पर 8% गवर्नमेंट का पैसा जाता है. पेंशन में 4% जाता है, सब्सिडीज में 6% जाता है. आपको सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही रुपीज गोज टू में और ना ही रुपी कम्स फ्रॉम में. आपको सिर्फ ऊपर के 1 2 3 4 पता होनी चाहिए. यूपीएससी तो हालांकि वो भी नहीं पूछता, बट अगर आप साथ में किसी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब बात करें विकसित भारत. थीम है सबका विकास. सबका विकास का क्या मतलब होगा? विकसित भारत. अब विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर हम ग्रोथ को एसिलरेट करें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्ट करें, हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करें, और स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास. मिडिल क्लास जो है इंडिया की, उसकी राइजिंग पावर, उसकी स्पेंडिंग पावर को हम बढ़ाएं, तो ही हम क्या बना सकते हैं? एक विकसित भारत बना सकते हैं. इस बार के बजट में मेन ये 4 चीजें थी जिनके बारे में बात की गई, जिनके लिए बोला गया यही 4 चीजें हमें डेवलपमेंट तक लेकर जा सकती हैं. एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएसएमई, फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, और लास्ट में एक्सपोर्ट. तो ये पूरी जर्नी रही जिसके ऊपर हमारा इस साल का बजट डिपेंड करता था. बात करें सबसे पहले एग्रीकल्चर की. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये एक चीज लॉन्च होगी 2025 के बजट के बाद. इसके अंदर क्या है
कि इसको पार्टनरशिप में लॉन्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके साथ, स्टेट के साथ पार्टनरशिप करेगी। नियर अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करे। कौन सी 100 डिस्ट्रिक्ट जिनके अंदर लो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप इंटेंसिटी मीडियम है, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं, जिनसे क्या होगा, इन चीजों से क्या होगा कि नियर अबाउट गवर्नमेंट फिलहाल टारगेट करी कि वो 1.7 करोड़ फार्मर्स की हेल्प कर सके। तो ये चीज गवर्नमेंट लेकर आएगी। अभी आई नहीं है इससे रिलेटेड स्कीम, बट इसी चीज के ऊपर बेस्ड अभी स्कीम गवर्नमेंट लेकर आएगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने बात की 5 ईयर मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्शन की कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर अगले 5 सालों में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान देगी, इसके बारे में बात की है। अब ये क्वेश्चन तो आ नहीं सकता 5 ईयर मिशन में भी आपसे कॉटन से रिलेटेड बेसिक्स में कुछ पूछ लिया जाए, जैसे कॉटन का रीजन, कौन से रीजन में कॉटन ज्यादा होती है, प्रोडक्शन कहाँ कॉटन का ज्यादा है, कैसा क्लाइमेट कॉटन को चाहिए, जो हमारा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों का पार्ट है। तो हमें वो चीज बहुत अच्छी तरह करनी है जब हम एग्रीकल्चर को कवर करेंगे जब। नेक्स्ट, बिहार के लिए मखाना बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया। बिहार के लिए काफी कुछ इस बार गवर्नमेंट ने किया, तो जेन्युइनली डेवलपमेंट की वजह से या नीतीश कुमार की वजह से अलग है, बट हमें सिर्फ ध्यान देना है कि जो हमारे लिए जरूरी है। मखाना बोर्ड बिहार के लिए इस्टेब्लिश किया गया, जिससे क्या हो, बिहार के अंदर मखाना का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और मखाना आजकल काफी ट्रेंडिंग में भी है, बिकॉज अब इंस्टाग्राम की, यूट्यूब में काफी ज्यादा उसकी वजह से फिटनेस की इन्फ्लुएंसिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और मखाना एक गुड सोर्स ऑफ डाइट माना जाता है। दूसरी चीज हमें क्या रखनी है कि मखाना को 2022 के अंदर बिहार को मखाना के लिए जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। प्रोडक्शन की इंक्रीज करने की बात की जा रही है, उसके लिए हाई यील्डिंग सीड्स के लिए नेशनल मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो अभी के लिए हमसे ये नहीं पूछा जाने वाला, क्योंकि अभी इसके से रिलेटेड स्कीम नहीं आई है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड लोन। ऑलरेडी पहले से ये क्रेडिट कार्ड लोन चल रहा है, सिर्फ इसकी लिमिट को एक्सटेंड किया 3 to 5 लाख। ये आपसे नहीं पूछा जाने वाला कि लिमिट को 3 से 5 लाख कर दिया। ये चीजें यूपीएससी नहीं पूछता, पीसीएस डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अब गवर्नमेंट देखो, वैसे तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का वर्ल्ड के अंदर, और कंज्यूमर भी है साथ के साथ, लेकिन फिर भी अभी भी काफी चीजें बची हुई, काफी इतना स्पेस बचा हुआ है कि हमें पल्सेस के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि हमें पल्सेस को बाहर से बिल्कुल ना मंगाना पड़े, और हम अपनी पल्सेस की नीड्स को खुद की भी पूरी कर सके नीड्स, और वर्ल्ड की भी पूरी कर सके। अब इसके अंदर भी एक तो पल्सेस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। पल्सेस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का होता है मध्य प्रदेश के अंदर होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। साथ में पल्सेस के लिए कैसी कंडीशंस चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो आपका एग्रीकल्चर का बेसिक पार्ट है, वो हमें पल्सेस के बारे में याद रखना है। साथ में गवर्नमेंट ने एक और क्या बोला कि स्पेशल फोकस कौन सी पल्सेस पे रखना है। पल्सेस बहुत होती है, उनमें से भी स्पेशल फोकस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पल्सेस को मेंशन किया, वो है आपकी तुर, उड़द एंड मसूर। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। अब जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं वो रूरल इकोनॉमी के लिए एज अ कैटलिस्ट बनेंगे, एक बैकबोन की तरह बनेंगे, कि पोस्ट ऑफिस में अब आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, उनसे आपको लोन मिल सकेगा, जो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जो रूरल इकोनॉमी में काम करने वाले लोग होंगे, तो पोस्ट ऑफिस अब उनकी काफी हेल्प करेगा। तो ये था एग्रीकल्चर के बारे में। मेन क्या है कि हमें पल्सेस के बारे में पता होना चाहिए, कॉटन के बारे में पता होना चाहिए। तो मेन इनके बारे में हमें थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, उससे ज्यादा यहाँ से आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला प्रीलिम्स के अंदर। एमएसएमई सेकंड सेक्टर की बात करें, सेकंड जर्नी की बात करें, एक तो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया गया। पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको कहा जाता था, जहां पर इन्वेस्टमेंट नियर अबाउट 1 करोड़ हो और जिस का टर्नओवर कितना हो, नियर अबाउट 5 करोड़। उसको रिवाइज कर अब क्या कर दिया कि 1 करोड़ की जगह जहां पर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ की हो और टर्नओवर फिर 5 से जगह पर 10 करोड़ का हो, उसको अब हम माइक्रो एंटरप्राइजेस कंसिडर करेंगे। वैसे ही स्मॉल एंटरप्राइजेस किसको कंसिडर किया जाता, पहले 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे कंसिडर किया जाता था, अब 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे कंसिडर किया जाएगा। और टर्नओवर पहले 50 करोड़ कंसिडर किया जाता था, अब 100 करोड़ किया जाएगा। मीडियम एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे, पहले 50 की इन्वेस्टमेंट होती थी, अब 125 करोड़ की होगी, फिर दोबारा 25 टर्नओवर 250 करोड़, अब 500 करोड़ की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने, 2.5 टाइम्स। टर्नओवर कितना इंक्रीज किया है, 2 टाइम्स।
क्रेडिट गारंटी कवर की भी गवर्नमेंट ने बात की। पहले कितना था 5, जो अभी करंट में भी 5 है, रिवाइज कितना कर देगी गवर्नमेंट 10 करोड़। स्टार्टअप में करंट 10 है और रिवाइज कितना कर देगी 20 करोड़। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कितना है फॉर टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़। गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट अपना प्रोडक्ट करना चाहते हैं उनको जो लोन के अमाउंट है अप टू 20 करोड़ तक कर पाए। ये सारी कुछ चेंजेस हैं, बेसिक आइडिया लेना है, ज्यादा याद इसको नहीं रखना है क्योंकि एग्जैक्ट यूपीएससी नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी सिर्फ लिमिट एक्सटेंड की है बट वो पहले से ऑलरेडी था। अब माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनके लिए भी क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो लेकर आए और उसके लिए उनको रजिस्टर कहाँ करना है उद्यम पोर्टल। आपको ये उद्यम पोर्टल पता होना चाहिए क्या है। नेक्स्ट है न्यू एंटरप्रेन्योर स्कीम। इसके अंदर क्या है वही है, लोन्स देगी गवर्नमेंट नियर अबाउट 2 करोड़ तक 5 लाख लोगों को। और वो 5 लाख में कौन इंक्लूड होगा, आपके वुमेन, एससी, एसटी। और किनको देगी, जो फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर बने। ऐसे नहीं आप 10 साल से इंटरप्रेन्योर और आपको भी मिल जाएगा, नहीं, जो फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आएंगे उनको। मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेशनल मिशन लेकर आएगी गवर्नमेंट जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हो सके। अभी नहीं लेकर आई है तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट करेगी जहां पर लेबर का काम ज्यादा है, जहां पर लेबर ज्यादा लगती है, जिससे कि क्या होगा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। जैसे आपका फुटवियर एंड लेदर सेक्टर है, आपका टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन है और कुछ अदर सेक्टर जहां पर लेबर की ज्यादा जरूरत है। और इन सेम सेक्टर्स के अंदर क्या है कि लेबर भी बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देगी तो ये चीजें हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा बनेंगी और हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ेगी। अगर हम टॉयज की बात करें तो मैक्सिममली हम जो टॉयज देखते हैं वो क्या होता है कि चाइना से आए हैं, यहाँ से आए, यहाँ से आए। तो वो सारी चीजें अगर इंडिया में बनेंगी तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी वो चीज बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग। एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। कहाँ बनाया जाएगा, ये भी बिहार में बनाया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के अंदर पहली चीज है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ये चीजें पहले से गवर्नमेंट चल रही है, दोबारा से बजट के अंदर ये चीज हाईलाइट हुई है तो इन स्कीम्स के बारे में पूछा जा सकता है। वही है कि कोई भी महिला है वो प्रेग्नेंट है तो उनको अच्छी तरह पोषण मिले, उनके फिर बर्थ के बाद बेबी को भी अच्छी तरह से पोषण मिले, अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिले। ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको न्यूट्रिशन अच्छी तरह ना मिल पाए। स्कूल्स में जो स्कूल्स होते हैं, जो आंगनबाड़ीज होती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी अच्छा खाना मिले, वहां पर अच्छा न्यूट्रिशन मिले जिनसे उनकी भी हेल्थ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सरकार आईआईटीज की कैपेसिटी एक्सपेंड करना चाहती है। अब बात ये है, गवर्नमेंट ने सिर्फ बात की कि वो आईआईटीज की कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। अब आईआईटीज बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, सभी बच्चों को अच्छी अच्छी कहीं पैकेज भी मिलेंगे, उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। डे केयर, कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हॉस्पिटल्स के अंदर। सेम नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जितनी भी बुक्स हैं वो सभी, जितनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं 22, उन सभी के अंदर, उन सभी लैंग्वेज में बुक्स आपको डिजिटली भी प्रोवाइड की जा सके। अभी तक नहीं है, आपको सभी लैंग्वेजेस के अंदर डिजिटली बुक्स नहीं मिलती। अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो रीजनल लैंग्वेजेस को, जो इंडिया की शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट कर सके, उनसे रिलेटेड बुक्स आपको बहुत इजीली मिल सके। नेक्स्ट है 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग विद ग्लोबल पार्टनरशिप। कुछ सेंटर्स गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहती है जिनके अंदर स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ग्लोबल अदर बाहर से साथ में पार्टनरशिप की जाएगी जिनसे कि हम ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी के अंदर, स्किल्स के अंदर भी compete कर पाए। नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी। ये लैब्स इनोवेशन माइंडसेट से रिलेटेड होती हैं, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 50,000 लैब्स बनाएगी इन द नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट एआई के ऊपर पैसा लगाया जाएगा नियर अबाउट 500 करोड़। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बनाई जाएगी अंडर भारत नेट। आप नॉर्मली किसी भी रूरल एरिया के अंदर जाकर गवर्नमेंट स्कूल्स को देखोगे तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर्स होते हैं, गवर्नमेंट की साइड से कंप्यूटर वहां पर स्टेब्लिश होंगे, बट उन कंप्यूटर्स के अंदर आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा और बिना इंटरनेट के आज के टाइम पे कंप्यूटर का इतना कोई भी मेजर यूज नहीं होता।
तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ट्राई करेगी। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन को भी एक्सपेंड करने की बात कर रही है। मेडिकल सेफ्टी का पता नहीं, बट मेडिकल एजुकेशन जरूर एक्सपेंड गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि स्कीम। ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पुरानी स्कीम है, दोबारा से गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, लोन्स वगैरह के अमाउंट को इनहेंस किया, इंक्रीज किया है, इसलिए दोबारा से बजट के अंदर ये स्कीम हाईलाइट हुई। नेक्स्ट है आपका गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, जो अगर आप जोमेटो, स्विगी यूज करते होंगे, जेप्टो यूज करते होंगे, ब्लिंकिट यूज करते होंगे, उनके जो वर्कर्स होते हैं जो आपको डिलीवरी करके जाते हैं, बेसिकली वो गिग वर्कर्स होते हैं। क्योंकि उनको कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं देना होता, उनका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होता, जस्ट वो कंपनी से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे एग्रीमेंट पे साइन करवाते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है और वो अपने काम पर लग जाते हैं। तो उनके लिए ऐसी कोई सेफ्टी पर्पस नहीं था, गवर्नमेंट ने इसलिए उनको भी हाईलाइट किया है। ये भी एग्जाम के अंदर गिग वर्कर से रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि काफी न्यूज में आजकल ये चीजें रहती हैं। इसके अंदर फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया कि अब उनका ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन होगा, उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड्स बनेंगे, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आपका जल जीवन मिशन, उसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक, तो ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावर सेक्टर से रिलेटेड भी रिफॉर्म्स के गवर्नमेंट ने, पावर सेक्टर को पैसा दिया गवर्नमेंट ने कि आप और ज्यादा पावर को बूस्ट करो, सोलर एनर्जी बढ़ाओ, हाइडल एनर्जी बढ़ाओ, जो जो एनर्जी बढ़ा सकते हैं वो गवर्नमेंट बढ़ाएगी। स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि स्टेट ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी अपनी स्टेट्स में डेवलप कर सके। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मैंने वैसे सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, बट साथ में ये आइडेंटिफाई करना है कि पूछा क्या जा सकता है। जो स्कीम्स क्लियरली मेंशन है, जो पुराने स्कीम्स को भी गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है बजट के अंदर, वो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ये नहीं पूछने वाली कि वो मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंड की गई, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। पीएम स्वनिधि स्कीम ये पूछी जा सकती है, गिग वर्कर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, जल जीवन मिशन काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, काफी टाइम से चल रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। वैसे ही यहाँ से भारत नेट क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम आपसे पूछी जा सकती है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से हमें देखना है कि क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं उड़ान। ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। उड़े देश का आम नागरिक, ये भी हमसे पूछी जा सकती है। तो वही है कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर इसी स्कीम के अंडर और ज्यादा रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है स्वामी फंड 2। इसके अंदर क्या है, दैट इसके अंदर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जितने भी स्टक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए और होम बायर्स को एक रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से 15,000 करोड़ का फंड रखा है। नेक्स्ट है बिहार से रिलेटेड फिर बात की गई फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार के बारे में, जिसके अंदर बात की गई कि बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा वेस्टर्न कोसी कनाल को, ईआरएम प्रोजेक्ट्स को। तो ये सब कुछ बिहार के बारे में। अब यूपी बिहार का नहीं है ना, सॉरी यूपीएससी बिहार का नहीं है ना, तो वहां पर बिहार से रिलेटेड ज्यादा डीप क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इस चीज को भी स्किप कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने बात की वो टूरिज्म को सपोर्ट करेगी, उसके लिए डेस्टिनेशंस बनाएगी, डेस्टिनेशंस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है तो वहां पर काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, ऐसा गवर्नमेंट काफी जगह पर करेगी। तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यूपीएससी और वो चीज तो पीसीएस भी नहीं पूछेगा, तो वो चीज हमसे नहीं पूछी जाएगी। वैसे मैंने आपको बता दिया कि यस, गवर्नमेंट ने टूरिज्म को भी काफी सपोर्ट किया है। रिसर्च में बात करें तो ये दो चीजें हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ज्ञान भारतम मिशन, इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंजर्वेशन की बात कर रही है कि वो मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करने की बात कर रही है। न्यूज चीज हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, रिसर्च से भी रिलेटेड है, और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कम चीजें होती हैं करंट अफेयर्स के अंदर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नेशनल जियो स्पेशल मिशन। इसके अंदर क्या है, यूजिंग पीएम गति शक्ति फैसिलेशन, क्या होगा कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, अर्बन प्लानिंग की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन किया जाएगा, जिससे कि हमारी सिटी, हमारी अर्बन एरियाज काफी ज्यादा और ज्यादा डेवलप हो पाए। अब
नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लाया गया, ठीक है। फ्यूचर में एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम करेगी। और गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी बनाएगी, किसके लिए? एयर कार्गो के लिए। एयर कार्गो के लिए आज भी हमारी कंट्री के अंदर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कम है या फिर नहीं ही है, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट और ज्यादा काम करेगी। नेक्स्ट हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं टैक्सेशन के अंदर। टैक्सेस हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं? 1961 इनकम टैक्स एक्ट है, उसको चेंज किया जाएगा। अभी नहीं किया गया, बट गवर्नमेंट ने कहा है वो चेंज करेगी, तो काफी जल्दी वो जो नए रिफॉर्म्स है, नया जो टैक्स एक्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद हम उसको स्टडी करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या है कि और ज्यादा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाएंगे, जिससे आपके लिए बिजनेस करना और आसान हो जाए, आप बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो और कंट्री की ग्रोथ हो सके। आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको लोगों की जरूरत भी होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका काम और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, उनको और ज्यादा अच्छी तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ध्यान देने हैं, अपनी एडवाइस उनको देनी है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने बात की है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, कि गवर्नमेंट इस टाइप्स का इंडेक्स ऑफ स्टेट्स रिलीज करेगी। जिससे क्या गवर्नमेंट रिलीज करेगी उस इंडेक्स के अंदर, कि गवर्नमेंट बताएगी कि ये जो स्टेट है ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ज्यादा अच्छा है, ये कम है। उस टाइप से इंडेक्स के रैंकिंग के बेस पे गवर्नमेंट स्टेट्स को रैंकिंग देगी। उससे क्या होगा कि स्टेट्स के अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा कि हमें अच्छा रैंक लेना है, इसलिए हर स्टेट अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देगी, जिससे कि हर स्टेट अपने स्टेट के अंदर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज को प्रमोट करेगी, ताकि वो रैंक 1 पे आए और फिर उनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और उनसे उनकी डेवलपमेंट बढ़े। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम रिफॉर्म्स। क्या है जो स्पेसिफिकली हम मिडिल क्लास की बात गवर्नमेंट ने की थी, उससे रिलेटेड क्या है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो आपको कुछ नहीं देना है। वैसे तो रूल ये है कि 12 लाख से कम जिनकी एनुअल इनकम है उनको कोई भी टैक्स प्रोवाइड नहीं देना है, तो ऐसा सच है, ये टैक्स स्लैब अलग है। लेकिन यस, जिनकी 12 लाख से इनकम कम है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। वो सिर्फ ये इसलिए बनाया गया कि कुछ रिबेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो आपको एक बार पे कर वापस आपके पास ही आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये टैक्स स्लैब्स हैं। बट वैसे अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम 12 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और अगर आपकी इनकम 12,75,000 के नियर अबाउट है, तो उस केस में आपका जो 75,000 है वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा और आपके पास 12 लाख जो है वो आपकी एनुअल इनकम बच जाएगी। तो ये टैक्स स्लैब है कि अगर आपकी 8 to 12 लाख है तो 10% हो गया, 12 to 16 15% हो गया, 16 to 20 20%, 20 to 24 25, और मोर देन 24 लाख है तो 30% आपका टैक्स हो गया। स्लैब बिल्कुल करेक्ट, याद रखने की जरूरत नहीं है, 101% यूपीएससी नॉट गोना आस्क यू दिस। नेक्स्ट है टैक्स फ्री इनकम लिमिट रेज। क्या है? नो इनकम टैक्स ऑन एनुअल इनकम अप टू 12 लाख, ये मैंने आपको बता दिया। सैलरी टैक्स पेयर बेनिफिट क्या है? दोज अर्निंग अप टू 12.75 लाख पे नील टैक्स ड्यू टू, क्योंकि 75% क्या है वो तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा, आपको 12 लाख आपको मिल जाएंगे। रिवर्स इम्पैक्ट, रिवेन्यू इम्पैक्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने अब 12 लाख से कम इनकम वाले लोगों के लिए अगर टैक्स फ्री चीजें कर दी हैं, पहले तो उनसे टैक्स आ रहा था, अब चीजें टैक्स फ्री कर दी है, तो उससे गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ? वो कितना है? ₹1 लाख करोड़ का लॉस गवर्नमेंट इस टैक्स रिडक्शन की वजह से झेलेगी, या उनको फेस करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स क्या है? वही है, कुछ कस्टम्स के अंदर टैरिफ स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, जिससे क्या हो कि एक्सपोर्ट बढ़ सके और टैक्स की वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे थोड़ा फर्क कम आए और हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो सके। इसलिए उन्होंने 7 टैरिफ रेट्स को हटाया है और साथ में ये भी बोला है कि दैट अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज। क्या तो आपको सेस ही चार्ज होगा आपसे या फिर आपसे सरचार्ज होगा। अगर आपको कोई भी टर्म का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो सारी चीजें मैंने मेरी इकोनॉमिक की क्लास में डिस्कस की हुई है ब्रीफली, सभी टर्म्स को, सेस को भी, सरचार्ज को भी और इनकम टैक्स को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हो।
कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स भी गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका मेक इन इंडिया को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि मेक इन इंडिया के 10 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। बजट के अंदर भी बार बार मेक इन इंडिया के बारे में बात हुई है, तो आपको पता होना चाहिए अबाउट मेक इन इंडिया ईच एंड एवरी डिटेल। साथ में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफी ड्यूटी फ्री इनपुट्स भी गवर्नमेंट ने कहा है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, लेदर सेक्टर के लिए, कि उनके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगेंगी, ताकि वो इजीली अपना जो प्रोडक्ट है वो बाहर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट कर सकें। और अगर वो ड्यूटी फ्री होंगे तो उन चीजों के जो प्राइस हैं वो भी ग्लोबल मार्केट में कम होंगे, और अगर प्राइस कम होंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदा जाएगा। साथ में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जैसे ओपन सेल होता है, एलईडी एलसीडी, वो चीजें इंडिया के अंदर नहीं बनती, तो गवर्नमेंट ने कहा बाहर से मंगाओ। मंगाने के बाद उन चीजों को देखो और ट्राई करो कि अब हम उन चीजों को इंडिया के अंदर बना पाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, काफी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो चार्ज है उनको कम किया है, ताकि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं वो एक मिडिल क्लास इंसान को भी अच्छी तरीके से मिल सके, और एक सिर्फ कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की वजह से किसी की जान बच जाए। अब बात करते हैं रिसिप्ट्स की। रिसिप्ट हमने अपनी क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है, बस हमें क्या देखना है, रेवेन्यू रिसिप्ट इस साल का क्या है, अपकमिंग ईयर के लिए 34.2 लाख करोड़। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, 16.4 लाख करोड़। तो ये दोनों है। अगर नहीं पता रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू, तो एक बार क्लास में जाकर देख लो, वहां पे मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताया हुआ है कि क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या कैपिटल रिसिप्ट है। मेनली ये वही होता है कि यस, गवर्नमेंट के पास कहाँ से जो पैसा है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इस साल का 39.4 लाख करोड़, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है 15.5 लाख करोड़। अब हम जो नॉर्मली इकोनॉमिक्स की बुक्स में स्टडी करते हैं, मिस करते हैं, वो आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट हमें यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, दैट इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, दैट सम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इंक्लूड होगा, बट उसके साथ आपको एक चीज को और प्लस करना है, वो क्या है, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेस्ट टू स्टेट्स। वो ग्रांट जो स्टेट्स के अंदर कैपिटल असेस्ट क्रिएट करने के लिए लगाई हुई, उस ग्रांट को भी जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब डेफिसिट ट्रेंड्स की बात करें, सब कुछ हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, हमें सिर्फ अभी अपकमिंग ईयर के जीडीपी के हिसाब से हमें देखना है कि जो अजप्शंस हैं गवर्नमेंट की, फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या है, कितना होगा, 4.4% ऑफ जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए 1.5% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के लिए 0.3% ऑफ जीडीपी, और प्राइमरी डेफिसिट के लिए कितनी है, 0.8% ऑफ जीडीपी। तो ये है। ट्रेंड्स की बात करें अगर टैक्स रिसिप्ट के अंदर, ग्रोस टैक्स रिसिप्ट क्या बोलती है, 12%। डायरेक्ट क्या है 7.1, और इनडायरेक्ट से कितना है 4.9। अब एक चीज और है जो हाईलाइट हुई, वो क्या है, द रेलवे ऑपरेशन रेशो, ओआर। ऑपरेशन रेशो क्या होता है, रेलवे ऑपरेशन रेशो क्या होता है। रेलवे ऑपरेशन रेशो को हम कैसे मेजर करते हैं कि रेलवे से हमें ₹100 कमाने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ रहा है। तो फिलहाल गवर्नमेंट 98.43 खर्चती है जब उसको ₹100 रिसीव होते हैं फ्रॉम रेलवे। तो एक साइड तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेलवे है वो प्रॉफिट में चल रहा है, बट फिर भी मार्जिन देखो बहुत कम है, बहुत ही कम मार्जिन है। तो हमें इस चीज को और ज्यादा एक्सटेंड करना है, हमें रेलवे को और ज्यादा प्रॉफिट में लेकर जाना है। और उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने स्पेशली कुछ ज्यादा बजट के अंदर रेलवे के अंदर नहीं बोला, जितना पिछले साल बजट अलॉट हुआ था रेलवे को वो सेम इस साल हुआ है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, कौन से सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा लगाती है, कौन रैंकिंग की वाइज, तो सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का जाता है डिफेंस में, फिर रूरल डेवलपमेंट में, फिर होम अफेयर्स में, फिर एग्रीकल्चर में, फिर एजुकेशन में, हेल्थ में, और फिर बाकी चीजों के अंदर। तो आपको ये भी ज्यादा सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं, ऊपर के 2-3 टर्म्स को आप याद रख लोगे तो वो चीज अच्छी है, कभी मेंस में लिखना पड़ जाए या फिर गलती से कहीं पर आपके पीसीएस वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट बजट। इससे ज्यादा बजट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो आ सकती हैं अपकमिंग एग्जाम के अंदर हमारे, उससे ज्यादा आपको बजट के बारे में कुछ नहीं ध्यान में रखना। कुछ बेसिक्स है बजट का, वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं बजट के, वो आपको पता होने चाहिए। वो मैं सब कुछ अपने प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने कराया है, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने पीआईबी के साइट से कलेक्ट की थी, आप इनको भी पोस्ट करके ऑब्जर्व कर सकते हो और यहाँ से भी चीजों को देख सकते हो। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन कर दूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।